एवा की आंखों के सामने न्यूयॉर्क का विनाश हो रहा था। एक भीषण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शहर को राख में बदल रहा था। चारों ओर चीख पुकार मची थी, बिल्डिंग गिर रही थी। सैम, ईवा का बॉयफ्रेंड, उसका हाथ पकड़कर बेसमेंट की ओर भागा, जहां मिकी, जो बिल्डिंग का सुपरिंटेंडेंट था, पहले से तैयार खड़ा था। उसने 9 लोगों को अंदर खींचा, दरवाजा टेप से सील किया और जनरेटर चालू कर दिया। मिकी ने सख्त लहजे में सबको रूल समझाए। जब तक रेडिएशन साफ नहीं होता, कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी एक जोरदार झटका लगा, जिससे शेल्टर कांप उठा। किसी ने कहा कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरा है। अचानक वेंडी घबरा गई और बाहर जाने की जिद करने लगी। मिकी ने सख्ती से उसे रोका, चेतावनी दी कि बाहर निकलने का मतलब मौत होगा। कमरे में एक डरावनी चुप्पी छा गई और सभी को पहली बार एहसास हुआ वे इस तहखाने में फंस चुके थे, शायद हमेशा के लिए। ईवा ने अपने फोन में सिग्नल चेक किया, लेकिन कुछ नहीं आया। एड्रियन ने भी कंफर्म किया कि कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। मिकी ने डेल्विन को वॉकी टॉकी दिया, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज थी। अब सब समझ चुके थे कि वे बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। मिकी ने सबको बेसमेंट का छोटा सा टूर दिया। एक वॉशरूम था, लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए नहाना मुमकिन नहीं था। टॉयलेट भी फ्लश नहीं कर सकते थे, लाइम इस्तेमाल करना था। ईवा ने एक और दरवाजे की ओर इशारा कर पूछा, ये कहाँ जाता है? मिकी ठंडे अंदाज में बोला, ये मेरा कमरा है, किसी को इजाजत नहीं। उसकी आवाज में अजीब सा रहस्य था। मैरिलिन ने खाने के बारे में पूछा। मिकी ने कुछ कैन्स खोले, सिर्फ बेक्ड बीन्स थे। सब चुपचाप खाने लगे, लेकिन यह खाना किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। एड्रियन गुस्से में मिकी से बोला, हम यहां कब तक रहेंगे? मिकी ने बेरुखी से कहा, जितना जरूरी होगा उतना। जॉश को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने एड्रियन और बॉबी से कहा कि उन्हें निकल जाना चाहिए। वे दरवाजे की ओर बढ़े, तभी मिकी ने एक्स उठाकर चीखते हुए कहा, हटो दरवाजे से। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मिकी ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि बाहर रेडिएशन इतना खतरनाक है कि लोगों की स्किन अगलकर उतरने लगी थी। ईवा ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिकी बोला, अगर कोई बाहर गया तो रेडियो एक्टिव डस्ट अंदर आ जाएगी और हम सबका वही हाल होगा। अगले दिन ईवा अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। सैम ने उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देखा और मुस्कुराकर कहा, हम इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ईवा बस खामोश रही। दोपहर को फिर वही बेक्ड बीन्स थे। जॉश झुंझलाकर बोला, क्या हम पूरी जिंदगी यही घिनौना खाना खाने वाले हैं? मिकी गुस्से में चीखा, अगर मैं न होता तो तुम सब मर चुके होते। सैम ने ताने मारते हुए कहा, हम यहां फंसे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुस्से में मिकी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक दरवाजे के बाहर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। जॉश फुसफुसाया, शायद रेस्क्यूअर्स हैं, लेकिन मिकी को शक था। उसने सबको लाइट्स बंद करने का इशारा किया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा तोड़कर आर्म्ड मैन अंदर घुस आए। एड्रियन कांपती आवाज में बोला, हम पीसफुल सिविलियंस हैं। लेकिन एक आदमी ने उसे जोर से मारा। मैरिलिन ने वेंडी को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक इंट्रूडर ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन में इंजेक्शन घोंप दिया। वेंडी बेहोश हो गई। मैरिलिन चीखती रही, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ईवा ने खुद को वॉशरूम में छिपा लिया, पर एक इंट्रूडर ने उसे ढूंढ निकाला। तभी डेल्विन ने पीछे से एक हमलावर के सिर पर एक्स से वार कर दिया। मिकी ने एक और हमलावर पर चाकू से हमला किया और उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। दूसरी तरफ एक इंट्रूडर सैम पर बंदूक तान चुका था, लेकिन मिकी ने फुर्ती से ट्रिगर दबाया। गोली सीधा उसके सीने में लगी और वह ढेर हो गया। लेकिन यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी आर्म्ड स्ट्रेंजर जिंदा नहीं बचा, मिकी ने लाइट ऑन की और दरवाजे को मोटी चेन से लॉक कर दिया। बॉबी और जॉश को घायल एड्रियन मिला और ईवा तुरंत उसकी देखभाल में लग गई। ईवा को एहसास हुआ कि सैम कहीं नहीं दिख रहा। घबराकर वह उसे ढूंढने लगी, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया था। मैरिलिन वेंडी के खोने के सदमे से उबर नहीं पा रही थी। मिकी ने एक बार फिर दरवाजे को टेप से सील कर दिया। डेल्विन और जॉश ने एक अटैकर के बॉडी से प्रोटेक्टिव सूट हटाया और देखा कि वह शायद नॉर्थ कोरिया का था। मिकी ने अंदाजा लगाया कि यह पूरा न्यूक्लियर डिजास्टर अमेरिका के दुश्मनों की साजिश हो सकता है। तभी मैरिलिन ने दरवाजे से टेप हटाने की कोशिश की ताकि वह अपनी बेटी को ढूंढ सके, मगर सबने उसे रोककर स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। सर्वाइवर्स ने अटैकर्स के बॉडी को प्लास्टिक में लपेट दिया। डेल्विन ने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। तभी एक अनजान आवाज आई, फिनिश्ड क्लीनअप, जो अमेरिकन एक्सेंट में थी।
मिकी को शक हुआ कि शायद इस सिस्सी सिग्नल से अटैकर्स को उनका पता चला था। उसने तुरंत रेडियो बंद करने को कहा। फिर डेल्विन ने मिकी की जेब से झांकती सॉसेज देखी। सभी को एहसास हुआ कि वह खाने का सामान छिपा रहा था, जबकि बाकी लोग सिर्फ बीन्स पर गुजारा कर रहे थे। ईवा को बुरा लगा कि मैरलिन को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, इसलिए उसने उसे कैंड फूड दिया। लेकिन मैरलिन सिर्फ अपनी बेटी वेंडी के बारे में सोच रही थी। जॉश ने अटैकर्स का सूट पहनकर बाहर जाने का फैसला किया। जब उसने दरवाजा खोला तो सभी स्टन्ड रह गए। सामने विशाल प्लास्टिक टनल्स थे। जॉश उन टनल्स के रास्ते एक लैब तक पहुंचा जहां प्रोटेक्टिव सूट्स पहने लोग काम कर रहे थे। उसे कंटेनर में वेंडी के कटे हुए बाल दिखे। अंदर कैप्सूल्स में कई बच्चे थे, जिनमें वेंडी भी थी। अचानक एक लैब वर्कर को जॉश पर शक हुआ। उसने किसी तरह बचने की कोशिश की, लेकिन उसका वेपन गिर गया। जॉश किसी तरह शेल्टर तक लौटा और सभी को बाहर की सच्चाई बताई। तभी शेल्टर के दरवाजे से अजीब आवाजें आने लगीं। लैब वर्कर्स उन्हें बाहर से वेल्ड कर रहे थे ताकि कोई उनकी एक्सपेरिमेंट्स में दखल न दे सके। दिन बीतने लगे, लेकिन रेडिएशन का असर दिखने लगा। जॉन को सिम्टम्स महसूस होने लगे। एवा एड्रियन से मिलने गई, जो लगभग ठीक हो चुका था। वह उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, डिजास्टर से पहले मुझे तुम्हारा गिटार बजाना बहुत पसंद था, लेकिन तभी सैम आ गया। उधर अटैकर्स के बॉडीज शेल्टर में सड़ने लगे। मिकी ने बॉडीज को टुकड़े करके वॉशरूम में फ्लश करने का सुझाव दिया, क्योंकि दरवाजा अब हमेशा के लिए सील हो चुका था। बॉबी ने मजबूरी में यह काम किया। मैरिलिन और बॉबी करीब आने लगे, जिससे मैरिलिन का ध्यान अपनी बेटी से हट गया। एक रात डेल्विन ने देखा कि मिकी का सीक्रेट रूम खुला था, लेकिन वह वहां नहीं था। तभी मिकी अचानक वॉशरूम में आ गया। डेल्विन को शक हुआ और उसने बाकी सर्वाइवर्स को बताया। जब सबने मिकी के रूम की सर्च की तो वहां अपनी कोई ना कोई चीज पाई। साफ था, मिकी उनके अपार्टमेंट्स में जाता था। गुस्से में मिकी ने कहा, मेरा रूम अंदर आना मना है। लेकिन अब वह सभी के लिए एक शेयर्ड स्पेस बन चुका था और उसकी टीवी नीरस दिनों में थोड़ी राहत देने लगी। उधर मैरिलिन और बॉबी का रिश्ता गहरा हो गया और मैरिलिन अपनी बेटी को भूलने लगी। एक रात ईवा उसके पास आई और बोली, अगर तुझे कुछ कहना है तो मैं सुन सकती हूँ। मैरिलिन हल्की हंसी में बोली, तू जॉश पर ध्यान दे, वरना कोई तेरा फायदा उठा लेगा। ईवा यह सुनकर अंदर तक हिल गई और मैरिलिन की मदद करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद फूड सप्लाईज तेजी से खत्म होने लगी। मिकी पर शक था कि वह कुछ छुपा रहा है, क्योंकि बाकी कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन वह अब भी मजबूत दिख रहा था। जॉश और बॉबी ने एस्केप प्लान पर चर्चा की, लेकिन एड्रियन ने उन्हें रोकते हुए कहा, दरवाजा खोलना असंभव है और हमारे पास सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट बचा है। ईवा ने देखा कि डेल्विन अपने लॉकर से स्टन गन निकाल रहा था। वह सीधा मिकी के रूम में गया और उसे क्लोजेट से बाहर आते देखा, जो अमेरिकन फ्लैग के पीछे छिपा था। डेल्विन ने स्टन गन तानते हुए कहा, इसमें क्या है? मिकी के पास कोई चारा नहीं था। अंदर एक असॉल्ट राइफल मिली। इससे पहले कि डेल्विन कुछ कर पाता, मिकी ने उस पर गोली चला दी। ईवा ने घबराकर सबको बुलाया। मिकी ने कहा, डेल्विन मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। जॉश ने मिकी को बेहोश कर दिया और कुर्सी से बांध दिया। फिर स्टोरेज रूम का लॉक खोलने के लिए उससे कोड मांगा। मिकी ने चुप्पी साध ली तो जॉश ने उसकी उंगली काट दी। दर्द से तड़पते मिकी ने आखिरकार कोड बता दिया। स्टोरेज रूम में उन्हें मिकी का छुपाया हुआ फूड स्टैश मिला। बॉबी गुस्से में बोला, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। बाद में डिनर के दौरान जॉश और बॉबी ने मैरिलिन का मजाक उड़ाया। ईवा सहन नहीं कर पाई और दरवाजे की ओर भागी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। सैम ने पहले उसे शांत कराया, फिर उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ईवा किसी तरह बच निकली। मैरिलिन, जो अब टूट चुकी थी, ने खुद को मेकअप से सजाया ताकि बॉबी उसे फिर से पसंद करे। लेकिन रात को ईवा ने देखा कि बॉबी और जॉश मैरिलिन का रेप कर रहे थे। सुबह होते ही बॉबी ने मिकी को घसीट कर लाया और कहा, अब ईवा को जॉश के साथ बात करनी होगी। जॉश ने ईवा को इशारों में समझाया कि अगर वह उसके साथ सोए तो उसे और खाना मिलेगा। एड्रियन ने जॉश से सवाल किया तो उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ सप्लाई सही से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ताकि हर कोई सरवाइव कर सके। ईवा ने अपने हिस्से का खाना मिकी को दिया। मिकी ने कहा, मैं सही वक्त पर फूड शेयर करने वाला था ताकि पता चले किस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, स्टोरेज रूम में एक गन है। ईवा ने सैम से गन लाने को कहा, लेकिन सैम को शक था, इससे बॉबी और जोश और हिंसक हो जाएंगे, उसने कहा। बाद में सैम उनके पास गया तो उन्होंने उसे फूड के बदले कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दिया।
एवा ने मैरिलिन को बुरी हालत में देखा और सैम को बाहर बुलाना चाहा, लेकिन जॉश ने जबरदस्ती ट्रूथ और डेयर खेलने को कहा। ईवा ने ट्रूथ चुना। जॉश ने पूछा, तू सैम से प्यार करती है? ईवा ने हाँ में जवाब दिया और जॉश से पूछा, तुझे मिकी को टॉर्चर करके मजा आया? जोश गुस्से में बोला, नहीं, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। सैम ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन जॉश ने उसे डेल्विन के बॉडी के टुकड़े करने को मजबूर किया। सैम झिझक गया तो बॉबी और जॉश ने ईवा को ब्लैकमेल करके वही करने को कहा। ईवा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रेडिएशन सिकनेस के कारण जॉश के बाल झड़ने लगे। उसने खुद को गंजा किया और बॉबी को भी शेव कर दिया। बॉबी मानसिक रूप से टूटने लगा और मेकअप लगाकर अपनी बीमार शक्ल छिपाने की कोशिश करने लगा। ईवा ने मिकी से गन के बारे में पूछा तो उसने कहा, पहले मुझे अनटाई कर। फिर उसने खुलासा किया, वॉशरूम के अंदर बाहर जाने का एक रास्ता है। ईवा ने गन लेने की कोशिश की, लेकिन बॉबी और जॉश ने उसे रोक दिया। किसी तरह वह बच निकली, लेकिन गन हाथ नहीं लगी। मैरिलिन की लाइफलेस बॉडी बिस्तर पर मिली। ईवा को अपने बाल झड़ते दिखे तब एहसास हुआ कि रेडिएशन उन्हें भी मार रहा है। ईवा ने सैम से गन मांगी और बॉबी का ध्यान भटकाने के लिए पावर कट करने की योजना बनाई। ईवा ने बॉबी को बहकाने का नाटक किया ताकि सैम स्टोरेज रूम में घुस सके, लेकिन जैसे ही सैम अंदर जाने लगा उसे शौक लगा, डोर खुल ही नहीं रहा। पीछे से बॉबी की आवाज आई, हमने कोड 2 हफ्ते पहले बदल दिया था। सैम घबराकर बॉबी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंदर जाने दे, लेकिन बॉबी उसे हरास करने लगता है। फिर हंसते हुए कहता है, रिलैक्स, ये बस एक मजाक था, और स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल देता है। सैम को अंदर गन मिलती है, लेकिन घबराहट में वह गिरा देता है। बॉबी उठाने ही वाला होता है कि सैम उसे मुक्का मारकर बाहर धक्का दे देता है और गन तान देता है। जॉश को शक होता है कि ईवा उसे धोखा दे रही है। गुस्से में वह उसे पीटता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसके चेहरे पर पेंसिल घोंप देती है। जॉश उसका गला दबाने लगता है। तभी एड्रियन अंदर आकर एवा की मदद करता है। सैम के पास गन थी, लेकिन बाकी लोग उसे घेरने लगते हैं। ईवा चिल्लाती है कि एड्रियन को गन दे दो, लेकिन सैम जलन में आकर एड्रियन को ही गोली मार देता है। ईवा दौड़कर एड्रियन के पास जाती है। उधर जॉश और बॉबी सैम को बेरहमी से पीटने लगते हैं। जॉश बॉबी से कहता है कि सैम को मार दो, लेकिन बॉबी गन घुमाकर जॉश पर तान देता है। तभी ईवा कैन के ढक्कन से बॉबी की गर्दन काट देती है और गन उठा लेती है। ईवा मिकी को आजाद करने ही वाली थी कि जॉश पीछे से हमला करता है, लेकिन मिकी गोली चला देता है। घायल जॉश गिरते हुए ऑयल लैंप उलट देता है, जिससे आग फैलने लगती है। मिकी और सैम आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा स्टोरेज रूम में खुद को बंद कर लेती है। वह जल्दी से प्रोटेक्टिव सूट पहनती है, सप्लाईज उठाती है और वॉशरूम के रास्ते से सीवर के जरिए बाहर निकल जाती है। जब वह ऊपर आती है तो खुद को एक बर्बाद हो चुके न्यूयॉर्क सिटी के बीच पाती है। अब सवाल यह है, क्या इंसान अपनी इंसानियत बचा सकता है या सर्वाइवल की जंग उसे मॉन्स्टर बना देती है?